बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका GDT एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी गद्य खंड चैप्टर 9, जिसका शीर्षक है प्रगीत और समाज और जिसके लेखक हैं नामवर सिंह। तो आइए चैप्टर पर चलने से पहले जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, उसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि परिचय से भी कई सारे प्रश्न आते हैं। तो आइए नामवर सिंह के बारे में जानकारी ले लीजिए आप लोग कि नामवर सिंह आखिर कैसे राइटर थे, क्या क्या जो है उन्होंने रचा था, कहाँ जन्म हुआ था, कब हुआ था और उनका व्यक्तित्व क्या था, वृत्ति क्या थी। कहने का तात्पर्य कि इन्हीं सब चीजों में से प्रश्न आता है, तो ये जानना जरूरी है। तो आइए, राइटर हो गया आपको प्रगीत और समाज का नामवर सिंह। कौन है राइटर? नामवर सिंह, जिनका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 28 जुलाई 1927 ईस्वी में। ठीक, जन्म स्थान यानी जन्म कहाँ हुआ था? जीअनपुर। ठीक है, ये हो गया आपको उत्तर प्रदेश यूपी यानी राज्य। ये हो गया आपको जिला। माता पिता, इनके माता पिता कौन थे? वागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह, जो कि एक क्या थे? शिक्षक थे। यानी नामवर सिंह के जो पिताजी थे नागर सिंह, वो पेशे से क्या थे? शिक्षक थे। अब इनकी शिक्षा प्राथमिक आवाजापुर एवं कमालपुर उत्तर प्रदेश के गांव में ही इनकी प्राथमिक शिक्षा हुई है। कि उन्होंने जो है हाई स्कूल में, यानी हाई स्कूल कौन सा था? स्कूल हिवेट क्षत्रिय स्कूल, जहां से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा यानी मैट्रिक तक किए थे। उसके बाद इंटर उन्होंने कहां से किया बच्चों? बनारस से। कहां से? बनारस से। और इनका कॉलेज क्या था? उदय प्रताप कॉलेज। उसके बाद BA इन्होंने कहां से किया? बनारस से ही। और उसके बाद MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट इन्होंने किया कहां से? BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय से उन्होंने जो है MA किया। उसके बाद जो है कहता है से क्रमशः 1949 से 1951। अब क्रमशः का मतलब क्या? लगातार। जैसे 1949 में उन्होंने किया आपको क्या? इंटर। ठीक, उसके बाद 1950 में किया BA और उसके बाद जो है 1951 में किया MA। ठीक है, MA किया कहां से? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, याद रखिएगा, ये ईस्वी तिथि याद रखिएगा, 1949 एवं 1951। अब है PhD इन्होंने जो है BHU में ही किया, यानी PhD भी इन्होंने कहां से किया? BHU में ही किया, यानी वहीं से किया। पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय पर 1956 में। कब? 1956 में। उसके बाद वृत्ति यानी उनकी पेशा क्या थी, वो करते क्या थे? तो 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता रहे। व्याख्याता से तात्पर्य लेक्चरर, जो लेक्चर देने का काम करते हैं, तो व्याख्याता रहे। उसके बाद 1959 से 1960 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। उसके बाद 1960 से 65 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन किया। यानी मूल रूप से आप समझिए इनका काम जो है अध्यापन ही रहा। व्याख्याता थे, फिर बाद में जो है आपको प्रोफेसर ही बने, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन प्रोफेसर बने। उसके बाद आपको देख लीजिए, बाद में उन्होंने स्वतंत्र लेखन करना शुरू कर दिया, जो कब से? 1960 से 1965 तक। ये सब बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे है, कृतियां। इनकी कृतियां क्या थी? बकलम खुद व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध। ठीक, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, यह सब इनकी काव्य कृतियां हैं। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। ठीक है, उसके बाद छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा। उसके बाद है इतिहास और आलोचना। नेक्स्ट अब कहानी में देख लीजिए क्या क्या है। नई कहानी, उसके बाद कविता के नए प्रतिमान। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरी परंपरा की खोज। अभी ध्यान मत दीजिए, बाद में रट्टा मारना पड़ेगा, समझ लीजिए थोड़ा सा। अगला क्या है आपको? दूसरी परंपरा की खोज। उसके बाद है वाद विवाद संवाद। ये है आपको क्या?
उसके बाद है आपको कहना ना होगा, ठीक है, कहना ना होगा साक्षात्कारों का संग्रह। साक्षात्कारों का संग्रह से तात्पर्य हुआ कि जो आप प्रत्यक्ष आंखों से देखते हैं और उसका अपनी भाषा में वर्णन करते हैं। जैसे जयप्रकाश नारायण जी का आप लोगों ने तीसरे अध्याय में पढ़ा था ना, संपूर्ण क्रांति तीसरे में था कि चौथे में था? चौथा में तो आपको ये था, क्या कहते हैं, अर्धनारीश्वर है, तीसरा था। तो उसमें भी आप उसको निबंध भी कह सकते हैं या फिर आप साक्षात्कार भी कह सकते हैं। तो इस तरह की जो रचनाएं होती है उसको साक्षात्कारों के श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद हो गया आलोचक के मुख से व्याख्यानों का संग्रह एवं अनेक संपादित पुस्तकें। 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यहाँ पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इन्हें जो है मतलब नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा पुरस्कार क्या था बच्चों? साहित्य अकादमी पुरस्कार। डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी आलोचना की एक शिखर प्रतिभा है, यानी हिंदी आलोचना की जो है उन्हें एक शिखर प्रतिभा के रूप में जाना जाता है। कहता है जिनका विकास 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। 20वीं सदी के उत्तरार्ध का तात्पर्य क्या? देखिए 20वीं सदी के उत्तरार्ध का मतलब हुआ जैसे 20 से 21वीं सदी का जो अंत वाला भाग होता है उसको कहा जाता है उत्तरार्ध। आया समझ में? तो यहाँ पे कहता है कि जिनका विकास 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ, ठीक। उसके बाद कहता है स्वतंत्रता के बाद उत्तर शती में हिंदी भाषा और साहित्य में एक अभिनव उत्कर्ष और उभार आया। जो कब आया जी? उत्तर शती में हिंदी भाषा और साहित्य में एक अभिनव उत्कर्ष आया। अब आगे कह रहा है कि जिसे सामान्यतः लोक प्रतिबद्ध यथार्थवाद यानी जो पूर्ण रूप से सच्चाई हो, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से सच्चाई ही सच्चाई हो तथा यथार्थवाद के रूप में पहचाना जा सकता है। आलोचना के क्षेत्र में इस उत्कर्ष और उभार को नामवर सिंह के साहित्य में लक्षित किया जा सकता है। नामवर सिंह की आलोचना में गहरी ऐतिहासिक, यानी ये एक तरह से आलोचक थे। आलोचक का मतलब ये कि किसी भी विषय वस्तु को लेकर उसकी आलोचना करना। अब जैसे आलोचना कैसे समझे? मान लो पक्ष और विपक्ष, मान लो बीजेपी और कांग्रेस, तो कांग्रेस को देखता होगा वो हमेशा आलोचना करता है। ये हुआ अच्छा उदाहरण। यानी कहने का मतलब क्या, उसका व्यू अलग रहता है लेकिन आलोचना वो भी करते हैं ना, इसको कह सकते हैं आलोचना करना, यानी आलोचक। कि किसी आलोचक होना जरूरी होता है कि आप आलोचना कीजिए बट सही दिशा में कीजिए, ताकि जिसका आप आलोचना कर रहे हैं वो अपने कामों में, अपने व्यवस्थाओं में, अपने हर चीज में क्या ला सके, सुधार ला सके। तो ये होता है आलोचक। जैसे विपक्ष का भी काम क्या होता है, आलोचना करना कि सरकार क्या क्या काम किया, कौन सा काम सही है, जो काम गलत है तो उस पर वो क्या करेगा, आलोचना करेगा। लेकिन यहाँ पे आलोचना नहीं होता है, यहाँ तो टक्कर जो है होता है कि क्या करे कि मोदी जी क्या हो जाए, बेइज्जत हो जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि नामवर सिंह की आलोचना में गहरी ऐतिहासिक, ठीक है, अंतर्दृष्टि, जो अंतर्दृष्टि अंतर की आत्मा से, अंतर की आंखों से, जैसे सूरदास जी कहता है कि अंतर्दृष्टि परंपरा के रचनात्मक तंतुओं की पहचान एवं सार सहेज, सूक्ष्म समय बोध और लोक निष्ठा के साथ साथ साहित्य कृतियों में कहता है रूप एवं अंतर वस्तु की मार्मिक समझ दिखाई पड़ती है। देख लो कि मार्मिक समझ जो है इसमें दिखाई पड़ती है। साहित्यिक कृतियां, संरचनाएं और प्रवृत्तियां गणित के फॉर्मूलों की तरह सहज और सपाट नहीं होती है। बात एकदम सही है कि साहित्यिक कृतियां और संरचनाएं और प्रवृत्तियां गणित के फॉर्मूलों पे नहीं चलती है कि a+b का होल स्क्वायर क्या होगा तो ये होगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या कि वो सूत्र पे नहीं चलता, सूत्र पे नहीं चलता। इसमें ये जो है साहित्यिक जो भी विषय होता है वो सूत्र पे नहीं, उस पे तो एक विषय वस्तु रखा जाता है, उसको गहन जो है आपको उस पे गहन चिंतन मनन करके, अध्ययन करके तब उस चीज को वर्णित किया जाता है। इतना आसान नहीं है साहित्य को रचना।
लेकिन लोग फिर भी कहते साहित्य तो है, हिंदी ये तो है, बट आप उसके गहराइयों में जाइए ना, तब पता चल जाएगा कि हिंदी क्या चीज है। अब ऐसे कहानी, छोटा मोटा कहानी पढ़ लिए, निबंध पढ़ लिए तो कहते हैं मास्टर हो गए। थोड़ा जाइए गहराई में, तब पता चलेगा कि सबसे टफ अगर आपको कुछ लगेगा तो हिंदी ही लगेगा, खास करके आप काव्य खंडों में जब जाइएगा तो। लेकिन मेहनत के आगे कुछ भी भारी नहीं है, सब आसान है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि साहित्यिक कृतियां, संरचनाएं और प्रवृत्तियां गणित के फॉर्मूलों की तरह सहज और सपाट नहीं होती कि एक बार सूत्र लगा दिए सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता। सूत्र पे नहीं चलता ये कई सारे अध्ययनों पे चलता है, कई सारे तर्क वितर्क ज्ञान जो है प्राप्त करना पड़ता है, तब जो है एक साहित्य को, एक कहानी को, एक उपन्यास को, एक कविता को रचा जाता है। किसी सूत्र पे नहीं रचा जाता है, एक एक चीज को परखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि सच में ऐसी घटनाएं घटित हो रही है कि नहीं, तब हम लिखते हैं। ऐसे ही नहीं, कुछ भी नहीं लिख देता है कोई। तो यहाँ पे देख लो, इसलिए कहता है कि सहज और सपाट नहीं होती, उसमें समाज, व्यक्ति या इतिहास के तथ्य लेखकीय मानस में आभ्यंतरीकृत यानी आंतरिक तथा होकर बहुत कुछ बदल जाते हैं तथा एक जटिल या संश्लिष्ट रूप धारण कर लेते हैं। स्वभावतः आलोचक में सामान्य प्रबुद्ध या जागरूक पत्रकार अथवा शास्त्रीय विद्वान की तुलना में एक विशेष प्रकार की अभिज्ञता, सहृदयता यानी सुंदर हृदय। उसके बाद कहता है कल्पनाशील। हम क्या बताएं, अभी जस्ट पीछे बताए हैं कि हिंदी साहित्य रचना इतना आसान काम नहीं है कि सीधे ऐसे कोई फॉर्मूला लगा के रख देंगे, एगो फॉर्मूला सेट कर देंगे कि चलो एगो काव्यखंड तैयार हो गया, ऐसे नहीं होता है। उसमें गहरी चिंतन, मनन, अध्ययन करना पड़ता है, उसमें एक एक चीज को परखना पड़ता है, जांचना पड़ता है, तब जाके रचना पड़ता है। तो देख लीजिए यहाँ पे कहता है कि इसके लिए अभिज्ञता, सहृदयता और कल्पनाशीलता, कल्पना भी करनी होती है। अब आपने अर्धनारीश्वर चैप्टर पढ़ा तो उसमें जो है रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या किया है, कल्पना ने किया है कि महादेव और गौरी का जो ये रूप है, अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप है, उन्होंने क्या, जिसने भी देखेंगे, जो भी देखेंगे, जितने सारे पंडित हैं, जितने सारे ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, तो जितने सारे वो लोग, जैसे कि कहने का मतलब ज्योतिष वगैरह हैं या जो पारंगत पंडित वगैरह हैं, विद्वान वगैरह हैं, तो मान लीजिए वो लोग क्या धार्मिक होते हैं, धार्मिक स्वभाव के होते हैं जन्म से ही। तो वो लोग जो मान लीजिए महादेव और क्या कहते हैं माता गौरी का जो अर्धनारीश्वर रूप दिखाएंगे, तो क्या किसी ब्राह्मण ने देखा होगा जाके कि ऐसा था? बस हम लोग क्या किए हैं, कल्पना किए हैं। तो कल्पना शक्ति भी सर्वोपरि होती है साहित्य रचनाओं में। कल्पना करते हैं कि नहीं, ये ऐसे दिखाया गया तो इसका मतलब ये होगा या इसका मतलब ये होगा, यानी क्या, नर और नारी का समन्वय रूप, यानी नर और नारी समान है, नर और नारी अलग नहीं है, क्योंकि नर और नारी पे ही ये सारा संसार क्या होता है, चलता है। दोनों एक गाड़ी के दो चक्का है, एक गाड़ी के दो चक्का है, और दोनों चक्का जब साथ साथ चलेंगे तभी गाड़ी सही से चल सकता है, नहीं तो गाड़ी क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, नहीं चलेगा। तो ये आप समझ लिए कि नर और नारी एक गाड़ी के दो चक्के हैं, और दोनों चक्कों से ही कोई गाड़ी सही तरीके से चल सकती है। यानी जीवन की गाड़ी दो चक्कों से ही चलती है, अकेला नहीं चल सकता। अगर अकेला है तो जीवन में प्रलय ही आना है, बर्बादी ही होना है, उसके घर में सुख शांति नहीं होती। तो उसके लिए नर और नारी का एक होना, यानी समन्वय रूप दिखाना, दर्शाना, उन लेखकों ने जिस ढंग से दिखाया है, तो इसका एक ही मतलब हुआ कि दोनों समान है, अलग अलग नहीं है। यानी महादेव और माता गौरी एक है। इस पे हम आप लोगों को कहानी भी बताए थे कि कोई ऋषि ने आपत्ति किया था कि महादेव आपके बगल में माता गौरी बैठी है तो हम आपकी परिक्रमा नहीं करेंगे, क्योंकि वो महादेव को सिर्फ पूजते थे, उनको लग रहा था कि हम नारी की परिक्रमा क्यों करें। तो बहुत लंबी कहानी है, कभी दूसरे दिन बता देंगे। तो देख लीजिए कल्पनाशीलता, देख लीजिए कल्पनाशीलता बहुत जरूरी होता है किसी साहित्य के रचने में। कल्पना शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहता है बौद्धिक निपुणता, और बौद्धिक निपुणता भी होना चाहिए। हम क्या बोले, ज्ञान में और बुद्धि में अंतर होता है, बताए थे आप लोगों को। ज्ञान में और बुद्धि में अंतर होता है। ज्ञानी, आप किताब पढ़ के ज्ञानी बन सकते हैं, लेकिन बुद्धि के लिए आपको किताब की आवश्यकता नहीं। बुद्धि के लिए आपको अपने घर, परिवार, समाज, जो माहौल होता है, जो आपको
वहाँ का जो वातावरण होता है उससे आपको सीखना पड़ता है। आपको मित्रों से, भाई से, बहनों से, माता पिता से, दोस्तों से, रिश्तों से, रिश्तेदारों से, बंधु बांधवों से, यानी कहने का मतलब क्या, उन लोगों के बीच जो आप रहते हैं तो आप एक एक घटनाक्रम को देखते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है नहीं, इससे या तो आपको कुछ सीख मिला या तो ऐसी घटनाओं से आपका कुछ नुकसान हुआ। तो हम हर एक घटनाओं से कुछ ना कुछ सीखते हैं, नुकसान तो नहीं होता, कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इससे क्या होता है, बुद्धि का विकास होता है। फॉर एग्जाम्पल, रास्ते में आप मान लीजिए जा रहे हैं, बड़ा मोटा सांप आ गया, लंबा चौड़ा सा, तो तभी आप मान लीजिए क्या करेंगे, तभी किताब पलटेंगे कि इससे बचने का उपाय ढूंढते हैं, कैसे बचेंगे, कि तभी आप किसका इस्तेमाल करेंगे, बुद्धि का। तभी आप ज्ञान नहीं ज्ञान यहाँ से पुस्तक से, तभी आप बुद्धि लगाएंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो देख लीजिए, बौद्धिक ज्ञान भी होना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ किताबी कीड़ा बन जाने से यानी ज्ञानी बन जाने से कुछ नहीं होता, बुद्धि का रहना भी जरूरी है। तो कहता है बौद्धिक निपुणता वांछित होती है। नामवर सिंह में ये खूबियां बदस्तूर थी। कहने का मतलब क्या, उनमें ये खूबियां एकदम कूट कूट के भरी हुई थी। ठीक है, तो कहता है कि नामवर सिंह में ये खूबियां बदस्तूर है। आलोचक में संग्रह और त्याग का एक नित्य चेतन विवेक होना चाहिए। सही बात है, हम जो किसी की आलोचना करेंगे तो हमको तो सोच समझ के करना पड़ेगा ना। आलोचक साहित्य में हो गया आलोचना, ये किसी विषय पे आलोचना करेंगे कि नहीं ये ऐसे होना था या ऐसे नहीं होना था, या फिर ऐसे क्यों हुआ या फिर क्यों नहीं हुआ, ये हुआ आलोचना। तो यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि वो विवेक तो उनमें कुट-कुट कर भरा हुआ था, इतने विवेकशील थे नामवर जी। तो कहता है कि इसमें जो है संग्रह और त्याग का एक नित्य चेतन विवेक होना चाहिए। बिना विवेक से कोई आलोचक नहीं बन सकता। कहानी तो हम जैसे तैसे रचिए देंगे, कविता भी रच देंगे, लेकिन आलोचना इतना आसान नहीं है, निबंध लिखना भी इतना आसान नहीं है। देखते होंगे आप लोग, जब भी निबंध वाला चैप्टर में आते हैं तो माथा एकदम हिल जाता है, कई चीज तो समझ में नहीं आता है। कहानी में तो एकदम एंजॉय कर करके पढ़ लेते हैं, कवित्वों में पढ़ लेते हैं, लेकिन निबंध वाला चैप्टर सब आता है तो माथा कई जगह काम नहीं करता है। तो इतना आसान नहीं है आलोचना और निबंध। तो यहाँ पे कहता है कि बहुत बड़े ये निबंधकार थे आलोचक के साथ साथ। तो कहता है आलोचक में संग्रह और त्याग का एक नित्य चेतन विवेक होना चाहिए, और साथ ही सहृदय सहानुभूति का नैसर्गिक, ठीक है, नैसर्गिक है कि नैसर्गिक है, किताब में देख लो थोड़ा सा, नैसर्गिक यही होगा शायद, नैसर्गिक अनुस्वार है। कहता है कि सहृदय सहानुभूति का नैसर्गिक गुण भी कहना न होगा कि नामवर सिंह में ये विशेषताएं अपने निखरे हुए रूप में पाई जाती है। हृदय और बुद्धि का आलोचनात्मक तनाव भरा द्वंद्वात्मक, कहता है संतुलन उनकी आलोचनात्मक दृष्टि की आधारभूत विशेषता है। वो तो आप जब चैप्टर पे जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि कितने बड़े आलोचक थे। एक गीत को लेके, प्रगीत को लेके उन्होंने किस किस तरह का जो है बात रखा है। अब कहता है नामवर सिंह का अध्ययन विस्तृत और गहन है। गहन मतलब एकदम गहराई में जाके उन्होंने जो है अध्ययन जो किया तो एकदम विशाल, एकदम विस्तृत रूप से, विस्तृत तरीके से, उसके बाद गहन यानी गहराई में जाके, ऐसे नहीं कि ऊपरे ऊपरे पढ़ लिए हम। आप क्या होता है, ऊपरे ऊपरे कनी मनी पढ़ने लेते हैं, कहते हैं हमसे बड़ा पंडित तो कोई है ही नहीं। ऊपरे ऊपरे कनी मनी ज्ञान क्या हो गया, हम कहते हैं हमसे बड़ा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। ज्ञान तो आपको तब होगा ना जब आप गहराइयों में जाके पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो कहने का कनी कहता अधजल गगरी छलकत जाए, कनी मनी ज्ञान, सही बात है, हम लोग पा नहीं लेते, हम कहते हैं हमसे बड़ा विद्वान तो कोई है नहीं। और जब एक एक पॉइंट कुछ पूछा जाए तो मुंह वहां पे क्या हो जाता है, चुप। तभी पता चल जाता है कि ये व्यक्ति या ये स्टूडेंट कितना जानकार है, कितनी जानकारी इसको है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि आपको अच्छा अध्ययन चाहते हैं ना, तो उसकी विस्तृत और गहनता उसमें क्या है, जरूरी है। अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं, बस नाम का, बस ये है कि पास हो लेंगे जैसे तैसे, पढ़ रहे हैं तो पास तो होना ही है, तब छोड़ दीजिए, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। यानी आप बस डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन आप डिग्री से थोड़ा ऊपर उठिए। तो डिग्री से जो बच्चा ऊपर उठेगा तो वो सोचेगा सिर्फ डिग्री ही काफी नहीं है, नॉलेज काफी है। जितना आप पढ़े हैं उतनी कम से कम जानकारी आपको होनी
चाहिए कि कल जाके आपके छोटे भाई बहन या कोई पूछ दे कि भैया आप तो ये पढ़े होंगे, थोड़ा बताइए ना क्या होगा इसका मतलब। वहां पे हम अगर कुछ नहीं बता पाए तो लानत है, शर्म आनी चाहिए। फिर हम पढ़े ही क्यों, इतना साल पैसा बर्बाद किए, समय बर्बाद किए, कुछ आता ही नहीं तो फिर क्या फायदा ऐसा पढ़ के, बस डिग्री ले रहे हैं, नॉलेज कुछ भी नहीं। तो देख लो, कहता है नामवर सिंह का अध्ययन विस्तृत और गहन है। साहित्य के अतिरिक्त इतिहास, दर्शन, राजनीति, समाज शास्त्र आदि अनेक विषयों का अंतर अनुशासनात्मक कहता है अंतर अनुशासनात्मक, तोड़ के हम बता रहे हैं, ये हो गया अंतर, ये हो गया और ठीक अनुशासनात्मक, ऐसे पढ़ेंगे अंतरानुशासनात्मक। तो कहता है कि अध्ययन नामवर सिंह ने किया, साहित्य, भाषा शास्त्र, काव्य शास्त्र, पाश्चात्य आलोचना आदि विषय तो सीधे उनकी अभिरुचि और लेखन कर्म के अंग है, यानी इनको अभिरुचि भी था इनमें, मतलब इंटरेस्ट भी था, आलोचक बनने में इनको ज्यादा जो है रुचि था। उस दिन द्रवेश कहता है मैडम आ कहते याद कितना रही हो, कुछ पढ़ा रहे थे तो कहते मैडम आपको इतना याद कैसे रहता है, हमें भी बाबू पढ़ना पड़ता है, हम कोई जन्म सिद्ध पंडित नहीं है, हमको भी आपको पढ़ाने से पहले, हाँ ये बात अलग है कि अभी नहीं देखते बट इससे पहले देख, जैसे कल क्लास लेना है तो हमको भी देखना पड़ता था, क्या क्या पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है, हैबिट हो गया, उतना याद हो जाता है, माइंड में रह जाता है। तो कहता कैसे, तो देखिए आप जितना अध्ययन करेंगे न, एक ही चीज को जितना बार बार एक ही चीज को जितना आप उस पर ध्यान देंगे, रिपीट करेंगे, बार बार उसको रगड़िएगा तो उतना ही नॉलेज आपका क्या होता है, तगड़ा होता है। तो यही बात है। लेकिन हम कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं आता। अभी भी जब हम बुक को पढ़ने बैठते हैं तो कई ऐसा शब्द है, कई ऐसी बातें हैं जो हमें लगता है कि एकदम भारी सा लगता है। अभी भी कई ऐसी चीज है जो हम फंस जाते हैं, कई ऐसी शब्द का अर्थ जो है समझ नहीं पाते कि क्या होता। तो थोड़ा बहुत जानकार हो जाने से कुछ नहीं होता। हम भी है ना, तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है जो हम नहीं सीखे हैं। तो पढ़ाई का, अध्ययन का अंत नहीं है, वो अनंत है। आप बूढ़े भी हो जाएंगे ना तभी पढ़ने को कुछ ना कुछ रहता है, कुछ ना कुछ क्या, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, हम पढ़ ही नहीं पाते। तो यहाँ पे कहता है नामवर सिंह पेशे से हिंदी प्राध्यापक रहे और वे देश के शीर्षस्थ हिंदी प्रोफेसर, शीर्षस्थ यानी प्रतिष्ठित, कहता है हिंदी प्रोफेसर के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित कर चुके हैं, यानी हिंदी प्रोफेसर के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित कर चुके हैं। कौन? नामवर सिंह, ई ना, हाँ ई, एग्जाम में लिख देना ई, चलो अच्छी बात है। कहता है साहित्य के छात्र और आलोचक के रूप में वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, कि नहीं पता? नहीं पता, जाके अब पढ़ना, अब उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस ये समझ लो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है, सॉरी ततराने लगते हैं बोलते बोलते आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हिंदी साहित्य के, कहता है कि शिष्य रह चुके हैं, मतलब ये नामवर सिंह उन्हीं के क्या है, शिष्य हैं। कहता है कि द्विवेदी जी स्वयं रविंद्रनाथ के संसर्ग में विश्व भारती शांति निकेतन, यानी शांति निकेतन तात्पर्य कहाँ, बंगाल। कहता है कि शांति निकेतन में हिंदी के आचार्य रह चुके थे। देख लो द्विवेदी जी जो है ना, रविंद्रनाथ, कौन रविंद्रनाथ बताओ जरा सा जी, जिन्होंने राष्ट्रीय, तो कहता है कि रविंद्रनाथ जी यही रविंद्रनाथ जी टैगोर जी, उनके शांति निकेतन में जो है ये आचार्य के पद पे रह चुके थे। कौन रह चुके थे? द्विवेदी जी। देख लो, कोई साधारण व्यक्ति नहीं होंगे। कहता है कि द्विवेदी मतलब समझते हो ना, वेरी गुड जी जी जी, वेरी गुड, एकदम सही बोला है, जिसको दो वेदों का ज्ञान हो। कई लोग त्रिवेदी लिखाते हैं, कई लोग चतुर्वेदी लिखाते हैं। तो कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी की विरासत डॉक्टर नामवर सिंह को प्राप्त हुई, यानी द्विवेदी की विरासत किसको प्राप्त हुई?
नामवर सिंह को प्राप्त हुई, जिसे वे दूसरी परंपरा कहते रहे हैं। नामवर सिंह अपने गुरु द्विवेदी जी की तरह ही एक ओजस्वी प्रभावशाली वक्ता के रूप में अंतरराष्ट्रीय यश यानी इंटरनेशनल लेवल तक जो है उन्होंने यश यानी प्रतिष्ठा को पाया, कहता है अर्जित कर चुके हैं। नामवर सिंह को हिंदी आलोचना को एक लालित्यपूर्ण यानी एकदम सुंदर मनोहर ढंग से कहता है सर्जनात्मक भाषा और मुहावरा देने का श्रेय प्राप्त है। मतलब देखते होंगे कई सारे व्यक्ति के रचनाओं में मुहावरा की अधिकता रहती है, तो मुहावरा की अधिकता है यानी उनको व्याकरण का क्या है, गहरा ज्ञान है, यानी व्याकरण की भी गहरी ज्ञान है। जिसको व्याकरण का गहरा ज्ञान है उसकी रचना उतनी अच्छी होती है। अगर रचनाओं में व्याकरण की मात्रा कम है यानी समझ लीजिए उसको उतना व्याकरण का ज्ञान नहीं। पढ़ लो बुआ। कहता है मुहावरा देने का श्रेय किसे प्राप्त है, बताइए किसे प्राप्त है, नामवर जी। कहता है उनकी पहचान हिंदी के आलोचकों की गौरवपूर्ण परंपरा की एक अपरिहार्य कड़ी के रूप में की गई है। वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित, कौन सी विचारधारा, मार्क्सवादी कहां से उत्पन्न हुआ था, मार्क्सवाद कहां से उत्पन्न हुआ था, पीछे पढ़ाए हैं, लेनिन। वेरी गुड। कहता है कि परंपरा की एक परिहार्य कड़ी के रूप में की गई मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित प्रगतिशील आधुनिक आलोचक के रूप में आज भी अपनी जीवंत उपस्थिति आगे कहता है कि बनाए हुए हैं। इस पाठ्य पुस्तक में संकलित निबंध उनके आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया। यानी क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रगीत और समाज निबंध कहां से संकलित है या फिर कहां से लिया गया है, तो याद रखेगा वाद विवाद संवाद से लिया गया है। ठीक है, यही सब मेन चीज है जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ सकती। यहाँ पे कहता है कि वाद विवाद संवाद से लिया गया है। इस निबंध में 1000 वर्षों में फैली हिंदी काव्य परंपरा, यानी आगे जो आप पढ़ेंगे निबंध, इसमें कहता है कि हिंदी काव्य परंपरा यानी हिंदी काव्य की जो परंपरा थी, कहता है कि पर ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि, ऐतिहासिक यानी ऐतिहासिक रूप से पुराना है ना, कहता है कि ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साथ विचार करते हुए प्रगीत नामक काव्य रूप की निरंतरता को हिंदी समाज की जातीय प्रकृति और भाव प्रवाह की उपज के रूप में परिभाषित किया गया है। कोई भी काव्य रूप ऐतिहासिक सामाजिक जरूरतों की उपज और संपूरक हुआ करता है। बात एकदम सही है। अब आगे कहता है कि हिंदी में प्रगीत की सामाजिकता और ऐतिहासिकता क्या है, यानी हिंदी में प्रगीत की सामाजिकता क्या है और ऐतिहासिकता क्या है और कैसी रही है, यानी ये पढ़ेंगे आप इस अध्याय में जो आगे पढ़ने वाले हैं। कहता है कि हमारी साहित्यिक परंपरा में उसकी अहमियत क्या है, यानी प्रगीत की जो है हिंदी में प्रगीत की अहमियत क्या है ना। उसके बाद कहते हैं इन बातों की पड़ताल यह निबंध अत्यंत संयत और प्रसन्न विवेचन शैली तथा भाषा में करता है। आगे कहता है कि आलोचना महज गुण दोष, आलोचना का मतलब क्या हो गया, गुण और दोष। हम शुरू से ही बता दे रहे हैं, अपनी भाषा में चुगली, साहित्य भाषा में आलोचना। चुगली में ही या तो हम क्या करते हैं, चुगली में तो खाली बुराई ये होता है, आलोचना में खाली बुराई नहीं होता, उसके गुण का भी बखान किया जाता है और क्या कहते हैं अवगुण का भी। आलोचना महज गुण दोष विवेचना से आगे बढ़कर कुछ और भी है, यानी गुण दोष से के विवेचना से आगे बढ़ के और भी कुछ है। अब देख लीजिए, कहता है कि वह इतिहास और परंपरा की पहचान करती हुई सामयिक समस्याओं, यानी अभी की जो समस्या है, जो इस समय की समस्या है, कहता है सामयिक समस्याएं यानी सारी समस्याओं और तथ्यों को ऐतिहासिक सामाजिक अंतर संगति आत्मा की संगति से, आत्मा की समझ से, आत्मा की चर्चा रूप से या आत्मा की अध्ययन से, कहता है कि अंतर संगति में गहराई से पहचानना भी सिखाती है। ठीक, अब कहता है यह वर्तमान को अधिक गहराई के साथ जानने समझने की अंतर्दृष्टि जगाती है। अंतर्दृष्टि से मतलब अंतरात्मा की दृष्टि से, कहता है कि अंतर्दृष्टि जगाती है। उसके बाद कहता है यह सब इस निबंध से सीखा जा सकता है, यानी आगे जो आप निबंध पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर प्रगीत
और आलोचना का मतलब क्या होता है, प्रगीत होता क्या है, प्रगीत का हिंदी में महत्व क्या है, और महत्व है तो क्यों, और महत्व नहीं है तो क्यों नहीं, यानी ये सारी बातें आप इसमें सीखेंगे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ये पाठ लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।